हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल ARG एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास टेंथ का विषय फिजिक्स का चैप्टर 1 जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है दोस्तों, इसी चैप्टर को हम लोग आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। चूँकि इस चैप्टर का यह वीडियो जो है पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम लोग अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर के आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। अन्यथा आई बटन पे मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर के भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग समझते हैं। दोस्तों, हम इस चैप्टर को हम लोग भारतीय भवन बुक से हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं भारतीय भवन और NCERT में डिफरेंस क्या है। ठीक है, हम लोग देखने वाले हैं केवल साइंस के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा भारतीय भवन में और NCERT। ठीक है, भारतीय भवन में जो है साइंस आपको टोटली एक ही में दे दिया, यानी कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स सारा एक ही में दे दिया साइंस के रूप में। ठीक है, जबकि भारतीय भवन में बायोलॉजी अलग है, फिजिक्स अलग है और केमिस्ट्री का अलग एक बुक दिया है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं। बायोलॉजी जो है, इसमें बायोलॉजी और इसमें का बायोलॉजी, यानी कि हालांकि उसमें देखेंगे इस साइंस के चैप्टर के अंतर्गत देखेंगे इस साइंस में, तो उसमें हालांकि बुझा जाता है कि कौन सा बायोलॉजी का चैप्टर है, कौन से बायोलॉजी के अंतर्गत आता है, कौन से फिजिक्स के अंतर्गत आता है और कौन से केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो इसमें देखेंगे तो बायोलॉजी में इसमें का पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम पोषण, दूसरा चैप्टर श्वसन, तीसरा चैप्टर परिवहन और चौथा चैप्टर उत्सर्जन। इसमें देखेंगे साइंस में इसमें बायोलॉजी का देखेंगे तो पहले ही चैप्टर दे दिया है जैव प्रक्रम, और जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन एक ही चैप्टर में आपको दे दिया है। टॉपिक वाइज इसमें दिया, क्या दिया इसमें टॉपिक वाइज दिया। NCERT में आपको टॉपिक वाइज दिया, जबकि भारतीय भवन में क्या दिया, एक चैप्टर वाइज दिया और काफी विस्तार से समझाया भी है। तो फर्स्ट डिफरेंस ये रहा। दूसरा डिफरेंस फिजिक्स में देखें तो फिजिक्स में आपका इसमें देखेंगे तो इसमें फिजिक्स वाला जो आप टॉपिक्स ढूंढेंगे तो पहला चैप्टर निकल कर आता है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, जबकि फिजिक्स में आपको इसी चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। इसमें का जो NCERT का जो चैप्टर है इसी को इस भारतीय भवन क्या किया है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला प्रकाश का परावर्तन और दूसरा प्रकाश का अपवर्तन, यानी इसमें का दो चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें का एक चैप्टर कवर होता है। ठीक है, तो यानी कि भारतीय में काफी अच्छी विस्तार से बताया गया है, इसलिए हम लोग भारतीय भवन के बुक को फॉलो करते हैं। जबकि साइंस जो NCERT होता है उसमें सारा एक ही में दे दिया है, टॉपिक वाइज देता है, जबकि भारतीय भवन में एक चैप्टर वाइज दिया है। ठीक है, चलिए हम लोग पार्ट 2 को कवर करते हैं। जैसे कि पार्ट 1 में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण और रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम के बारे में बात किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर के आप उस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं इस चैप्टर का। इस वीडियो का जो पहला टॉपिक वो है संतुलित रासायनिक समीकरण एवं असंतुलित रासायनिक समीकरण, यानी संतुलित एवं असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं ये हम लोग जानेंगे लो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक आएगा वो है संतुलित रासायनिक समीकरण की बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यानी संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो समझिएगा जरा, ध्यान दीजिएगा। संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों व प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। यानी इस समीकरण में क्या होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होता है, तो इसमें समीकरण के दोनों और प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होती है। देखिएगा, जैसे यह हमने एक समीकरण लिया, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलकर के 2HCl बनाते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, इसमें देखें, सॉरी रासायनिक समीकरण है। इसमें देखेंगे, आप देखिएगा, इसमें हाइड्रोजन है एक तत्व है, क्लोरीन एक तत्व है और यहाँ पे HCl यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन इसमें एक तत्व है। यहाँ पे समझिएगा, इसमें हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है, 2 है। बाईं ओर हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2, क्लोरीन की परमाणु संख्या 2। दाईं ओर देखेंगे तो यहाँ पे 2HCl लिखा है, यानी 2H के लिए भी है और 2Cl के लिए भी है। यानी लिखना चाहे इसको तो H2 और Cl2 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन की भी परमाणु संख्या इधर 2 है और क्लोरीन की भी इधर परमाणु संख्या 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2, इधर भी 2। यानी कि यह संतुलित रासायनिक समीकरण है, परमाणुओं की संख्या क्या है, समान है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। यहाँ पे भी देख लीजिएगा, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या बाईं ओर 2 है, दाईं ओर 2 है। देखेंगे यहाँ पे समझिए, बाईं ओर 2 है, दाईं ओर 2 है। तो यहाँ पे देखेंगे तो बाईं ओर 2 ही है और दाईं ओर भी 2 है। क्लोरीन के परमाणु संख्या बाईं ओर भी 2 है, दाईं ओर भी 2, यानी कि यहाँ पे 2 जो है हाइड्रोजन के लिए भी है और क्लोरीन के लिए भी है, यानी कि इधर भी 2 है और इधर भी 2 है। यह इसलिए क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण। उम्मीद करता हूँ संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में समझ गए। अब देखते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण, और इसे इंग्लिश में कहते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण का ठीक विपरीत होता है, उल्टा होता है, यानी कि उसमें जो समीकरण के दोनों ओर तत्वों की परमाणु संख्या समान होती थी, जबकि इसमें असमान होगी। देखिएगा,
असंतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है। समान नहीं होना यानी कि असमान होती है, ठीक है, याद रखिएगा। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर तत्वों की परमाणुओं की संख्या असमान होती है, यानी समान नहीं होती है। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर के H2 यानी जल बनाते हैं। तो यहाँ पे समझिएगा, बाईं ओर हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है? 2 है। बाईं ओर ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या कितनी है? 2 है, ठीक है। यहाँ पे बाईं ओर हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 है और दाईं ओर भी क्या है? 2 है, यानी कि हाइड्रोजन संतुलित है, जबकि ऑक्सीजन 2 है, बाईं ओर 2 है, जबकि दाईं ओर कितना? 1 है, यानी कि हाइड्रोजन तो संतुलित है। हाइड्रोजन इसमें क्या है? इस समीकरण में संतुलित है, जबकि ऑक्सीजन क्या है? संतुलित नहीं है, इसलिए असंतुलित रासायनिक समीकरण के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। अगर दोनों असंतुलित हो तभी भी असंतुलित, अगर एक असंतुलित हो तो तभी भी असंतुलित होगा। देखिएगा, इसमें देखेंगे लोग, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या बाईं ओर भी 2 है, दाईं ओर भी देखिएगा, इधर भी 2 है और इधर भी 2 है। देखिएगा जरा, इधर भी 2 दिख रहा है, इधर भी 2 दिख रहा है। ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या इधर भी 2 है, दाईं ओर भी 2 है, बाईं ओर भी, सॉरी, बाईं ओर 2 है और दाईं ओर 1 है। तो इधर देखिएगा, बाईं ओर 2 है और दाईं ओर 1 है, नहीं है कुछ भी तो 1 है, ठीक है। तो ये होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब थोड़ा आगे बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में हमने आगे बात कर लिया था लोग, तो इसलिए नहीं देखेंगे हम लोग। वही असंतुलित समीकरण के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं, वही हमने आपको बता दिया। आप देखिएगा, रसायन शास्त्र के अध्ययन के अंतर्गत हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण का उपयोग नहीं करते हैं। ध्यान दीजिएगा, रसायन शास्त्र के अध्ययन के अंतर्गत, मान के रसायन शास्त्र का जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो इसके अंतर्गत हम लोग जो होते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण का उपयोग नहीं करते। क्यों नहीं करते? ये भी दिया हुआ है, क्योंकि ऐसा करना पदार्थ के अनस्वरता के द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का उल्लंघन है, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो कभी भी हम लोग इसका असंतुलित रासायनिक समीकरण का उपयोग नहीं करते। क्यों? क्योंकि यह पदार्थों के द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का उल्लंघन करता है, इसलिए हम लोग रसायन शास्त्र के अध्ययन के अंतर्गत हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण का उपयोग नहीं करते। क्यों? कि ऐसा करना पदार्थ के द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का उल्लंघन है। अब बात करते हैं थोड़ा आगे। इतना उम्मीद करता हूं कि आप ये समझ होंगे, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। सबसे पहले क्वेश्चन हमारा बनता है, समझिएगा, क्वेश्चन हमारा बनता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो आंसर हमारा होगा, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है, ध्यान दीजिएगा, द्रव्यमान की अनस्वरता का नियम का पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। एक बार और क्वेश्चन देखिएगा, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। आंसर होगा, द्रव्यमान की अनस्वरता के नियम का पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, कह रहे कि पहले बताया जा चुका है, यहाँ पे देखिएगा, पहले बताया जा चुका है कि संतुलित रासायनिक समीकरण में तीर चिन्ह के बाएं और दाएं दोनों तरफ प्रत्येक परमाणुओं की संख्या क्या होती है? समान होती है। यानी कह रहा है कि यहाँ पे देखिएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण कर रहा है, इसमें देखिएगा तीर के बाईं ओर और दाईं ओर प्रत्येक परमाणुओं की संख्या समान होती है। ये तीर है, इसके बाईं ओर और इसके दाईं ओर प्रत्येक परमाणुओं की संख्या समान होती है संतुलित रासायनिक समीकरण में। ये कह रहा है कि हम जान चुके हैं, आपको बताया जा चुका है, ठीक है, ठीक है, समान होती है। अतः रासायनिक समीकरण का संतुलन द्रव्यमान की अनस्वरता के नियम पर आधारित होता है। जैसे कि हमने बताया, रासायनिक समीकरण का संतुलन किस पे आधारित होता है? तो द्रव्यमान की अनस्वरता के नियम पर आधारित होता है। जिसके अनुसार क्या होता है? इसके अनुसार क्या होता है, समझिएगा, इसके अनुसार सामान्य रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का न तो निर्माण होता है और न ही उसका नाश होता है। इस यानी कि द्रव्यमान की अनस्वरता के नियम के अनुसार क्या होता है? तो सामान्य रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का न तो निर्माण होता है और न ही उसका नाश होता है। दूसरे शब्दों में परमाणु अपना साथी बदलकर, या दूसरे शब्दों में अगर इसी को दूसरे शब्दों में समझाए तो परमाणु अपना क्या करता है? साथी बदलकर अन्य पदार्थ बना सकते हैं। यानी क्या कर सकता है? परमाणु जो होता है अपना साथी बदल करके अन्य परमाणु बना सकता है, किंतु सॉरी अन्य पदार्थ बना सकता है। यानी जो परमाणु होता है अपना साथी बदल सकता है, अपना पार्टनर बदल सकता है और अन्य पदार्थ बना सकता है, ठीक है। किंतु परमाणु विलुप्त नहीं होते, लेकिन जो परमाणु है वह विलुप्त नहीं हो सकता है, ठीक है। यानी कि परमाणु अपना साथी बदल करके दूसरे पदार्थ को बना सकता है, लेकिन यह परमाणु जो होता है कभी भी विलुप्त नहीं होते। किसी नए परमाणु का निर्माण भी नहीं होता है और इसमें किसी नए परमाणु का निर्माण भी नहीं होता है, और परमाणु नहीं विलुप्त होते और न ही परमाणु का निर्माण भी होता है। अर्थात
अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु संरक्षित रहते हैं। अर्थात कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें परमाणु जो होते हैं ठीक ढंग से जैसे होते हैं वैसे ही रहते हैं, यानी सुरक्षित रहते हैं, कंसर्व्ड रहते हैं, ठीक है। यानी कि परमाणु जो होते हैं संरक्षित रहते हैं, दूसरे शब्दों में कहें तो सुरक्षित रहते हैं साधारण भाषा में, ठीक है। तो यहाँ पे समझा हम लोगों ने। अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं लोग, रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा देखते हैं लोग। देखिएगा, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए निम्नलिखित दो बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। यानी कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में निम्नलिखित दो बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। जिसको दो बात यहाँ पे लिखा गया है, इन्हीं दो बातों को हम लोग ध्यान में रखना है जब हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं तब। पहला बात क्या करें, अभिक्रिया से संबंध प्रत्येक पदार्थ के सूत्र संकेत ज्ञात होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए अभिक्रिया से संबंधित, अब जो अभिक्रिया हम लोग करा रहे हैं उससे संबंधित उसमें जो प्रत्येक पदार्थ, उसमें जो पदार्थ भाग ले रहे हैं उससे संबंधित हमें सूत्र और संकेत, यानी सूत्र और संकेत हमें ज्ञात होना चाहिए, पहला, ठीक है। दूसरा क्या है, बाईं ओर के सूत्रों के अधोक्लेटी के अंक समीकरण को संतुलित करने में के क्रम में परिवर्तित हो सकते हैं। ध्यान, बाईं ओर के सूत्रों के अधोलिखित के अंक समीकरण को संतुलित करने के क्रम में परिवर्तित हो सकते हैं। बाईं ओर के जो सूत्र होते हैं वह परिवर्तित हो सकते हैं, वो कह रहे हैं, ठीक है। तो ये दो बातों को हमें पता होना चाहिए। पहला, अभिक्रिया से संबंध हमें सूत्र और संकेत पता होना चाहिए, और दूसरा ये, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप यह समझ होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, इतना तो क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। अब आगे क्या कर रहा है समझिएगा, कह रहे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की एक सरल विधि है जिसे अनुमान द्वारा संतुलन विधि कहते हैं। यानी कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए एक सरल विधि, एक सबसे आसान विधि है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अनुमान द्वारा संतुलन विधि कहते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, अनुमान द्वारा संतुलन विधि क्या है समझिएगा। इस विधि में समीकरण से संबंध पदार्थ के संकेत और सूत्र ठीक पहले आवश्यक गुणांक का प्रयोग किया जाता है। यानी कि इस विधि में क्या होता है, तो समीकरण से संबंध पदार्थों के संकेत और सूत्र के ठीक पहले इसमें क्या करते हैं, जो पदार्थ होते हैं उस पदार्थ का जो संकेत होता है और सूत्र होता है उसके ठीक पहले आवश्यक गुणांक कहते हैं। जैसे 1 से गुणांक करते हैं, 2 से गुणांक करते हैं, गुणांक प्रयोग किया जाता है। गुणांक का चयन इस प्रकार से करते हैं कि समीकरण के तीर चिन्ह के दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणु की संख्या क्या समान हो जाए। यानी कि ऐसा कोई गुणांक लगाते हैं कि दोनों ओर क्या होनी चाहिए, परमाणु की संख्या समान होना चाहिए दोनों ओर। यानी कि ध्यान दीजिएगा, एक तीर होता है, इधर हम लोग a+b ले लेते हैं, ठीक है, और अभिक्रिया करके C+D बनाता है। तो इधर भी परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए और इधर भी परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। ऐसा हम लोग इन सब के आगे गुणांक लगाएं, कि यह क्या होनी चाहिए, दोनों तरफ परमाणु की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। आगे हम लोग समझेंगे, यहाँ पे समझते हैं लोग, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया। अब हम लोग समझेंगे लोग, कुछ क्वेश्चन लेते हैं, कुछ समीकरण लेते हैं और उसको संतुलित करते हैं। उसको संतुलित कैसे करेंगे ये हम लोग सीखते हैं लोग, ठीक है। कुछ क्वेश्चन उदाहरण लेते हैं और कुछ समीकरण को संतुलित करते हैं, ठीक है। जैसे ये पहला क्वेश्चन दिए रखा है, Mg + HCl गिव्स MgCl2 + H2। इसको संतुलित कैसे करेंगे, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। इधर देखते हैं, पहले इधर क्या दिया, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितनी है, 1 है, याद रखिएगा, मन में याद रखिएगा, इधर 1 है और इधर क्या है, इधर भी 1 है। इधर HCl की परमाणु संख्या कितनी है, सबसे पहले हाइड्रोजन की कितनी है, 1 है, इधर 2 है। यानी कि हमें हाइड्रोजन को संतुलित करना है, ठीक है। उसके बाद इधर Cl की परमाणु संख्या कितनी है, 1 है, और इधर कितना है, 2 है। यानी कि हमें हाइड्रोजन और क्लोरीन को संतुलित करना है, ठीक है। और Mg जो है, यानी कि मैग्नीशियम जो है, दोनों तरफ क्या है, स्वयं संतुलित है, पहले से संतुलित है। तो ऐसा कौन सा गुणांक लगाएं, यानी कि इसके पहले ऐसा कौन सा गुणांक लगाएं किसी भी समीकरण में कि यह संतुलित हो जाए। तो चलिए देखते हैं। यहाँ देखिएगा, ये Mg है तो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं प्लस, ठीक है, Mg प्लस। यहाँ देखिएगा, इसके आगे अगर हम 2 लगा देते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग 2 लगा देते हैं तो देखिएगा, इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो इधर भी 2 हो जाएगा। इधर क्लोरीन कितना है, 2 है, तो इधर भी क्लोरीन 2 हो जाएगा। यानी कि Mg + 2HCl गिव्स MgCl2 + H2। ये हो गया हमारा संतुलित, ठीक है, ये हो गया संतुलित। उम्मीद करता हूँ कि आप यह समझ गए होंगे, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट चलिए मानकर ले लेते हैं दूसरा, हम लोग कोई भी समीकरण ले लेते हैं, AlCl3, ठीक है। हम लोग क्या ले लेते हैं, AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस CaOH का होल ट्वाइस गिब्स, ठीक है, AlOH
का होल थ्राइस प्लस CaCl2, ये हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा इसको हम लोग संतुलित कैसे करेंगे देखेंगे। तो इधर Al कितना है, इधर इस साइड देखेंगे तो Al कितना है, 1 है, और इधर कितना है, 1 है। यानी कि इधर Al जो है एल्युमिनियम जो है संतुलित है पहले से। इधर क्लोरीन कितना है, 3 है, इधर क्लोरीन कितना है, 2 है। ठीक है, अब यानी कि इसको हमें क्लोरीन को संतुलित करना है। इधर Ca कितना है, 1 है, इधर Ca कितना है, 1 है, यानी कि Ca भी संतुलित है। इधर OH कितना है, 2 है, और इधर OH कितना है, 3 है। इधर भी हमें OH को संतुलित करना है कि क्लोरीन को Cl संतुलित करना है और इसे OH को संतुलित करना है। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऐसा गुणांक लगाएं। चलिएगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर 2 लगा दें, 2AlCl, यहाँ पे अगर 2, ध्यान दीजिएगा 2AlCl3, ठीक है, प्लस इसको सबसे पहले लिख लेते हैं, संतुलित करते हैं। ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं, तब हम आपको समझाते हैं। इसको भी लिख लेते हैं, समझिएगा। देखिएगा इसके आगे अगर हम लोग 2 लगा दें तो ध्यान दीजिएगा इधर हो जाएगा 2Al, ठीक है, 2 एल्युमिनियम हो जाएगा, 2 3 जा 5, क्लोरीन कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और Al कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इधर अगर 2 लगा देते हैं तब, अगर यहाँ पे 3 लगा देते हैं, ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे एल्युमिनियम 2 हो गया और क्लोरीन 5 हो गया। यहाँ पे Ca जो है, कैल्शियम जो है कितना हो गया, कैल्शियम जो है यहाँ पे कितना हो गया, 3 हो गया, और हाइड्रोक्साइड कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, हाइड्रोक्साइड कितना हो गया, 5 हो गया। यहाँ पे देखेंगे, अब इस साइड देखते हैं, अगर यहाँ पे भी अगर हम लोग 2 लगा देते हैं, यहाँ पे भी अगर 2 लगा देते हैं, तो एल्युमिनियम इधर भी 2 है, इधर भी 2, एल्युमिनियम संतुलित हो गया। हाइड्रोक्साइड यहाँ पे देखिएगा 3 दूनी 5, इधर हाइड्रोक्साइड कितना है, 5 है, इधर भी हाइड्रोक्साइड कितना हो गया, 5 हो गया। यानी कि हमारा ये जो है यहाँ पे एल्युमिनियम और हाइड्रोक्साइड ये 2 ठो संतुलित हो गया, संतुलित हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बचा हमारा Ca और Cl2, यानी कि कैल्शियम और क्लोरीन बचे। अगर यहाँ पे हम 3 लगा देते हैं, यहाँ पे अगर 3 लगा देते हैं तो कैल्शियम 3 हो गया, और यहाँ पे देखिएगा कैल्शियम 3 था, हो गया, इधर भी कैल्शियम संतुलित हो गया। अब बचा क्लोरीन, तो क्लोरीन इधर भी 5 है और इधर भी 5 है, हमारा हो गया संतुलित। ठीक है, यानी इसमें केवल कौन सा आगे ऐसी संख्या लगाएं कि हमारी यह संख्या क्या हो जाए, या हमारा ये समीकरण क्या हो जाए, संतुलित हो जाए। उम्मीद करता हूँ आप ये समझ लेंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन क्या करें, समीकरण Fe प्लस H2O ले लेते हैं, गिव्स Fe3O4 प्लस H2। इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। इस समीकरण को देखिएगा, इधर Fe कितना है, 1 है, और इधर कितना है, 3 है, यानी कि Fe को हमें संतुलित करना होगा। इधर H2 कितना है, 2 है, और इधर H2 कितना है, 2 है, यानी कि हाइड्रोजन जो है संतुलित है। इधर ऑक्सीजन कितना है, 1 है, और इधर कितना है, 4 है, यानी कि हमें Fe संतुलित करना है और ऑक्सीजन संतुलित करना है। हाइड्रोजन क्या है, संतुलित है। तो कौन सी ऐसी संख्या लगाएं, इसके अगर हम लोग 3 लगा देते हैं, डायरेक्ट करते हैं, इसके अगर हम 3 लगा देते हैं तो हमारा यहाँ से Fe जो हो जाएगा हमारा संतुलित हो गया। ठीक है, अगर इसके आगे हम लोग 4 लगा दें, अब समझिएगा, इसके आगे अगर हम लोग 4 लगा देते तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हो गया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए यहाँ पे भी हम क्या लगा देते हैं, 4 लगा देते हैं। और जबकि ऑक्सीजन यहाँ पे हमारा कितना हो गया, ऑक्सीजन देखिएगा 4 हो गया, और यहाँ पे भी हमारा 4 हो गया, हमारा क्या हो गया, संतुलित हो गया। कोई डाउट? अब चलिएगा 4th नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। डायरेक्ट हमने किया है 4th नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। 4th नंबर क्वेश्चन KClO3 क्या बनाता है भाई, KCl प्लस O2 ये बनाता है। तो यहाँ पे समझिएगा, इधर के जो है, इधर भी के 1 है, और इधर भी के परमाणु संख्या 1 है। ध्यान दीजिएगा, इधर क्लोरीन की परमाणु संख्या है कि इधर भी परमाणु संख्या है, लेकिन ऑक्सीजन इधर 3 है और इधर कितना है, 2 है। इसको हमें संतुलित करना है। कैसे करेंगे, अगर हम इसके आगे 2 लगा देते तो कैल्शियम की यहाँ पोटेशियम कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 2, और क्लोरीन कितना हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, जबकि ऑक्सीजन 6 हो जाएगा। ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए हम यहाँ पे 3 लगाते हैं। ऑक्सीजन हमारा पहले संतुलित हो गया। अब बचा 2 केस, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा केस क्या, पोटेशियम और क्लोरीन, इसको संतुलित, यानी पोटेशियम कितना है, 2 है, क्लोरीन कितना है, 2 है। तो इसके अगर हम लोग 2 लगा देते तो पोटेशियम में संतुलित, क्लोरीन भी संतुलित, ये हमारा हो गया संतुलित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, Al प्लस H2SO4 gives Al2SO4 प्लस H2। इसको हमें संतुलित करना है। इसको संतुलित कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एल्युमिनियम कितना है, 1 है, यहाँ पे एल्युमिनियम की परमाणु संख्या कितना है, 1 है, इधर कितना है, 2 है। तो यानी कि एल्युमिनियम को हमें संतुलित करना है। यहाँ पे H2SO4, यानी कि यहाँ पे H2 क्या है,
दो है, इधर H2 क्या है, दो है, H2 संतुलित है। S यहाँ पे कितना है, एक है, यहाँ पे S कितना है, एक है, यानी कि तीन है, ठीक है। S कितना है, तीन है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, चार है, और यहाँ पे कितना है, चार तीन 12 है, ठीक है, 12 है, ठीक है। इसको संतुलित कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसको संतुलित करने के लिए अगर यहाँ पे हम लोग 2 लगा देते हैं तो हमारा एल्युमिनियम संतुलित हो गया। अब एल्युमिनियम को हम छोड़ देंगे। अब यहाँ पे अब SO4, यहाँ पे अगर कौन सी संख्या लगाएं, अगर यहाँ पे 3 लगा देते, ध्यान दीजिएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, और हाइड्रोजन की आगे भी हमें 3 लगा देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। अब बचा देखिएगा, हाइड्रोजन भी संतुलित होगा। अब यहाँ पे जो सल्फर था, यहाँ पे जो ये S जो है कितना हो गया, S3 हो गया, और यहाँ पे भी S3 है, S भी संतुलित हो गया। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 4 3 12, ये हमारा टोटली क्या हो गया, संतुलित हो गया। 2 ठो संख्या लगाने से हमारा क्या हो गया, ये हमारा टोटली संतुलित हो गया। यानी यहाँ पे अगर लिखना चाहें, थोड़ा गाजुर माजुर हो गया, ये हो जाएगा। इसका संतुलित रूप केवल 2 जगह हम लोग लगा दिए तो हमारा क्या हो जाएगा, संतुलित हो गया। केवल यहाँ पे हमने 3 लगाया, और यहाँ पे 2 लगाया, और यहाँ पे हमने 3 लगाया, हमारा क्या हो गया, संतुलित हो गया। ऐसे किया जाता है रासायनिक समीकरणों को संतुलित। तो उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आगे के टॉपिक्स को हम लोग कवर करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं।